मैंने पहली चीज लिखी है आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। अंग्रेजों के समय से जो हमारा एक्ट चला आ रहा है, जो कि क्रिमिनल लॉज को डिफाइन करता है, ये बताता है कि कौन सा कृत्य, कौन सा हमारा काम अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब इसमें डेफिनेशंस दी है और कितनी सजा होगी। क्या कह दिया गया है इसमें कि कौन सा कृत्य अपराध होगा और उसकी क्या सजा होगी। वो सारे प्रावधान काय में दिए थे 1860 के आईपीसी में, जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते थे। उसमें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। दूसरा था सीआरपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये भी 1973 का एक्ट है। इसमें बताया गया है कि जो आईपीसी में डेफिनेशंस और सजा बताए गए हैं ना, उनके ट्रायल्स, उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनकी प्रोसीजर कैसे होंगी और कैसे उनको रेगुलेट किया जाएगा, वो सीआरपीसी में बताएगा। किसी को कोई समझना दिक्कत आ रही है भाषा के चक्कर में? मैं ऐसे बोलूं? ठीक है। तीसरा हमारा था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 का एक्ट है, अंग्रेजों के समय का ही था। ये बताता है कि जितने आपके जो क्राइम्स थे, जिनकी डेफिनेशंस और पेनल्टीज जो कि अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में दी, आईपीसी में दी गई हैं, और उनकी प्रोसीजर जो कि सीआरपीसी में दी गई हैं, उनके लिए किन एविडेंसेस की, किन डॉक्यूमेंट्स की और किन सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे मान्य होंगे कि अमान्य होंगे, वो सारी प्रोसीजर कायम दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये तीनों मुद्दे बहुत पहले से चले आ रहे थे। तो ये जो तीनों एक्ट है, यही सारी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ट्रायल्स होते हैं कोर्ट में, उनको रेगुलेट करता है। लेकिन हम भारतीय गणतंत्र के 72 या 75 साल के बावजूद भी इन्हीं एक्ट चल रहे थे। ठीक है, तो हमारी जो नई सरकार है उसने एक नया ढांचा तैयार किया कि सारे एक्ट्स को रिपीट करके खुद भारतीय हमारे नए एक्ट बनाए जाएं। तो इनकी जगह 3 एक्ट बनाए गए। आईपीसी की जगह आया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसमें कुछ धाराओं में परिवर्तन हुआ है। जैसे कि पहले धारा होती थी अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 होती थी। ठीक है, इसमें चेंज हो गई। जैसे 376 होती थी रेप एंड गैंग रेप वाली, वो अब धारा 66 और 65 में डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, अंतर आया है। भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और जो इंडियन एविडेंस था, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते थे, उसके लिए हमने नया लाया कौन सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। इन तीनों को 1 जुलाई 2024 को हमने लागू किया है। अभी 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस दिन से अब जितने भी, उस दिन के बाद से जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी क्राइम्स होंगे, जितने भी एक्ट्स होंगे, वो सब किनके अकॉर्डिंग उनकी प्रोसीजर्स होंगी और किनके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट होंगे, इन 3 एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा मूलभूत ढांचा है हमारे किसका, वैधानिक सिस्टम का, लीगल सिस्टम का। ठीक है, यही रेगुलेट करता है हमारा क्या, जो भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे। सिविल मैटर्स अलग होते हैं, हम क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, और फॉरेस्ट में नॉर्मली हम क्रिमिनल मैटर्स को ही डील करते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब हम कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। वैधानिक शब्दावली के बारे में मैं लिख देता हूँ। हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो क्राइम्स को हम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक है हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम्स का मतलब होता है जघन्य अपराध, जघन्य गंभीर मुद्दे, और दूसरे कम गंभीर मुद्दे होते हैं। ठीक है, इसमें कम गंभीर में वो मुद्दे आते हैं जो कि फेलेबल हो सकते हैं। अब हम 3 शब्दावली की बात करेंगे। लिखा है जो हमारे यहाँ पे हीनियस क्राइम्स थे पिछले पेज में, हीनियस क्राइम्स और कम गंभीर अपराध, गंभीर अपराध और कम गंभीर अपराध, इनको हमने और फर्दर जो बाइफरकेट किया है। जो ज्यादा गंभीर अपराध हैं उनमें 3 कैटेगरी है ना। 3 कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि 3 अलग अलग ऑफेंस है, ये एक ही ऑफेंस तीनों कैटेगरी के द्वारा परिभाषित हो सकता है। और दूसरी कैटेगरी में ये 3 चीजें मैंने लिखा है
कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संज्ञेय अपराध। मैं लिख देता हूं, संज्ञेय, संज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या हो जाएगा, असंज्ञेय। संज्ञेय मतलब वो अपराध जो संगीन किस्म के हैं, मतलब जो कॉग्नाइज वे में जिनको डील करना होगा। मतलब मान लीजिए कहीं कहीं ब्रूटल मर्डर हुआ है ऑन द स्पॉट, या किसी ने पब्लिक फायरिंग करी है ना, या कहीं डकैती हुई है बड़े लेवल पे, या कहीं और भी कोई मुद्दा है, रेप वाले केस है, कोई घटना आई है, तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि जी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं। इनके लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि इनकी अलग से एफआईआर निकाली जाए। चलिए आप सबसे मैं पूछता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का बाहर से आता है गन लेके और वो फायर करना शुरू कर देता है, जिसमें से हम में से कुछ लोग चोटिल हो जाते हैं और वो भाग जाता है। तो क्या हम में से कोई पुलिस थाने जाके ये बताएगा कि भाई एक लड़का आया था, उसका नाम हमें पता नहीं है और आप एफआईआर लिखिए? या फिर यहाँ से डायरेक्ट खबर चली जाएगी, पुलिस फोर्स पूरा आएगा और उस पूरे मैटर की तहकीकात करेगा? तो मैंने पहले जो बात बोली वो सही है कि दूसरी बार जो बात बोली वो सही है ना? तो ये है कि इनके लिए किसी व्यक्ति विशेष को थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुद्दे पुलिस स्वयं के संज्ञेय पे लेके इनकी तहकीकात करेगी। संज्ञेय का मतलब होता है टू कॉग्नाइज ऑन इट्स ओन, मतलब खुद के ही संज्ञान में इस बात को लेना। ठीक है, तो इसमें ना ही वारंट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी एफआईआर की जरूरत पड़ेगी कि भाई एफआईआर कोई लिखवानी है। पुलिस खुद एफआईआर लिखेगी, खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी और खुद ही उस पूरे मुद्दे की तलाशी या जांच करेगी बिना किसी वारंट के, क्योंकि वारंट लेने का टाइम भी नहीं है, ना ही जांच करने का टाइम है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो ऑफेंस जो मान लीजिए कि दो लोग लड़ गए सड़क पे, ठीक है, एक ने एक को मार दिया मतलब जान से नहीं मारा, चाटे बाटे मार दिए, तो दूसरा बंदा चला गया थाने कि साहब ऐसा ऐसा मुद्दा हुआ है, तो वो अपने लिए मतलब पर्सनल उसके लिए उसने क्या किया, खुद जाकर थाने में कंप्लेंट लिखाई है। तो ये चीजें नॉर्मली एफआईआर में दर्ज नहीं होती है। एफआईआर होगी जबकि कुछ बड़ा मुद्दा होगा या फिर पुलिस को लगेगा कि एफआईआर करना चाहिए। हम नॉर्मली थाने में जाते हैं ना, तो एफआईआर नहीं लेके जाती, एक रजिस्टर होता है, उसको कहते हैं रोजनामचा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो भी दैनिक जो भी पुलिस के पास जो भी लोग आते हैं उनको कायदा एंटर करा जाता है रोजनामचा में। ठीक है, एफआईआर नहीं करी जाती, क्योंकि एफआईआर एक बार होने के बाद वो फाड़ी नहीं जा सकती और बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए उस मैटर को सेटल नहीं किया जा सकता। एक बार एफआईआर अगर एसआई ने लिख दी है, क्योंकि एसआई है उससे ऊपर का अधिकारी लिख सकता है एफआईआर, आजकल तो कोई भी लिख देता है। वैसे ही जैसे कल सर ने बताया था कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन मांग सकता है, एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं मांग सकता, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो एक बार एफआईआर हो जाने के बाद उस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा और कोर्ट ही फिर डिसाइड करेगा कि इसको कस्टडी में रखना है या छोड़ देना है, बेल देना है या पेनल्टीज लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है, हम किसी और दिन बात करेंगे कि जज क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है और जस्टिस क्या होता है, और भी टर्मिनोलॉजीज हैं ना, हम फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो संज्ञेय अपराध वो होंगे जिनमें अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी और पुलिस को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, और इनमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो अपराध होंगे, ठीक है, उनके लिए ये वाले मुद्दे होंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब गैर जमानती अपराध, वो अपराध जो जमानत के लिए लायबल नहीं है। मतलब वो कौन से हैं, संज्ञेय अपराध है, उनमें जमानत नहीं होगी, मतलब थाने से जमानत नहीं होगी, और जमानत होगी भी तो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, क्राइम की गंभीरता को लेते हुए कितना गंभीर क्राइम है, ठीक है, उसके सजा के क्या प्रावधान है। तो ये किसके विवेक पर डिपेंड करेगा, जज के स्वयं विवेक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि उसको बेल देनी है नहीं देनी, तो जज पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्चुअली वकील पर डिपेंड करेगा कि वकील ने कैसे उस मुद्दे को हैंडल करके कोर्ट के सामने पेश किया है और कौन सी अपील और दलीलें उसने दी है। अगर वकील अपनी बात मनवा लेता है तो जज को बेल देनी पड़ेगी। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वो अपराध जिनमें सजा का प्रावधान 3 साल या उससे अधिक हो, वो कैसे होती है, नॉन बेलेबल होती है। लेकिन एक क्राइम होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है किसी को सीरियसली मार देना, जान से ना मार देना। मान लीजिए मैंने किसी को चाटा मार रहा था, वो चाटा पड़ा उसमें, वो छत से नीचे गिर गया, अब उसके हाथ पैर टूट गए, तो ये हर्ट हुआ कि ग्रीवियस हर्ट। ये ग्रीवियस हर्ट मतलब कि जान ना जाए लेकिन इंसान अपंग हो जाए, है ना, अपने
कह सकते हैं अंग भंग हो गया उसको, तो एक ग्रीवियस हर्ट हुआ। इसमें सजा का प्रावधान 7 साल या उससे अधिक है, लेकिन इसमें बेल मिलती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते सारे अपराध जो 3 साल से कम के होंगे उनमें बेल मिल जाएगी, या 3 साल ज्यादा के होंगे उनमें बेल नहीं मिलेगी। इस अपराध में बेल मिल सकती है, ठीक है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब गैर जमानती अपराध वो अपराध हैं जो जज डिसाइड करेगा, कोर्ट से ही बेल मिलेगी, ना ही थाने से मिल सकती है। और बेल आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा अधिकार है बेल लेना, मुझे बेल दी जाए। हम किसी दिन बात करेंगे बेल भी अलग तरह की होती है। जैसे एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब हमको अरेस्ट किया जाए या पुलिस हमारे घर आए उससे पहले ही हम कोर्ट से बेल ला के रख लें। आजकल होता है ना, बड़े बड़े मंत्री है जिनके पास पता है कि अब FIR हो गई थाने में और किसी वक्त पुलिस आ सकती है गिरफ्तार करने, तो वो अपनी एडवांस सेफ्टी के लिए कौन सी बेल लेते हैं? एंटीसिपेटरी बेल। मैं बताऊंगा उसके साथ बाद में 3-4 तरह की बेल होती है। तो उन दोनों में क्या होता है कि हमने कोर्ट से पहले ही ऑर्डर लिया है कि हमको बेल पे छोड़ा जाए। हाँ, जब जब ट्रायल्स होंगे हम कोर्ट में पेशी देने जाएंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी है हमारी, ठीक है। तो नॉन बेलेबल समझ में आए किसी को डाउट? बेलेबल क्या हो जाएंगे? वही जो नॉन बेलेबल नहीं होंगे वो बेलेबल होंगे। तीसरे ऑफेंस है नॉन कंपाउंडेबल, इनको और कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल मतलब जिनमें सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। 2 पार्टीज हैं, एक विक्टिम है, दूसरी एक्यूज्ड है, ठीक है। दोनों के बीच कोई मुद्दा हुआ है, पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, कोई विवाद हुआ है, ठीक है। और वो मुद्दा कहाँ तक पहुंच चुका है? पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। तो दोनों पार्टीज कहेंगे कि FIR लिखो या हमारी कंप्लेंट लिखो, किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है या फिर किसी ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या होता है कि पुलिस पहले अपने लेवल बोलती है कि आप दोनों आपस में अगर चाहो तो सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट मतलब जिनमें क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है, विक्टिम का, तो अक्यूज से कहा जाता है कि इसके नुकसान की भरपाई कर दो। भाई किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैं तो राइट पे जा रहा था, तो मैं उसमें विक्टिम हुआ ना, मेरी गाड़ी ठुकी है ना, तो मेरा तो नुकसान हो गया। गलती किसकी थी? सामने वाले की। तो मैं जाऊंगा कोर्ट के पास तो कहूंगा भाई ये मामला है, सॉरी कोर्ट के पास नहीं, थाने में। तो क्या पुलिस वाले मेरे से ये कहेंगे कि आप FIR लिखाइए और थाने में पेशी करने के लिए आइए? वो जब कहेंगे जब सामने वाला नहीं मानेगा। नॉर्मली क्या कहा जाएगा कि भैया इसकी गाड़ी से ठीक करा दो और इसको जो परेशानी हुई है इसका इलाज करा दो, ठीक है। तो जिनमें कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, कॉम्प्रोमाइज मतलब उन अपराधों जिसमें सेटलमेंट हो जाए, वो होते हैं कैसे? कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल है ना, कंपाउंडेबल की श्रेणी हमको रख सकते हैं, मतलब शमनीय अपराध। लिख देता हूं, शमनीय मतलब क्षमा योग्य, ठीक है। इसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होगा जब तक की बात कोर्ट के पास नहीं पहुंचेगी या FIR दायर नहीं होगी। अब आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। आप भी जस्ट बता रहा था कि नॉन कंपाउंडेबल ऐसा ऑफेंस की मैंने डकैती करी है। डकैती करी मतलब मैंने बड़े लेवल लूट करी है ना, लूट करी है, और अब मुझे रियलाइज हुआ या फिर मुझे डर लगा तो मैंने जिसकी यहाँ पर लूट करी थी ना उसको मैंने उसका सारा धन और सब कुछ वापस कर दिया, ठीक है। तो क्या ये शमनीय अपराध है? मैं सेटलमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो डकैती में सजा का प्रावधान 3 साल से कहीं अधिक होता है। दूसरी बात, ये मैटर इसलिए नहीं सुलझा जा सकता कि ये इंडिविजुअल के खिलाफ तो हुआ ही है, लेकिन ये समाज को इसलिए इफेक्ट करेगा कि आज हो सकता है मैंने इसको वापस कर दिया हो, कल को मैं इसी समाज में रहूंगा और अपराध करूंगा। आज मैंने एक मर्डर किया है, मेरा सेटलमेंट हो जाता है, मैं सामने वाले को पैसे दे देता हूँ, वो कोर्ट नहीं जाएगा, हो सकता है मैं कल को और मर्डर करूँ, है ना। तो मैं तो एक असभ्य नागरिक हो गया ना सोसाइटी का, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन मास लेवल पर होगी कि ये सामाजिक फैक्टर को किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उन अपराधों में क्या हो जाएगा? सेटलमेंट पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही जितने सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो सारे नॉन कंपाउंडेबल होंगे नॉर्मल सेंस में, और जितने सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे नॉर्मल सेंस में कंपाउंडेबल होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?